साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी शानदार लाजवाब जिंदाबाद होंगे। साथी 15 मिनट शो में आपको मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम विकास वासली है। मैं साथी फिजिक्स पढ़ाता हूं। अगर मैं बात करता हूं साथी फिजिक्स के महत्वपूर्ण सवाल के बारे में तो 15 मिनट शो में एईडीओ के लिए करवा रहा हूं। मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर साथी अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए आज का पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। साथी अगर मैं बात करता हूँ इस सवाल का क्या पूछा जा रहा है, ज्यादा कोशिश करिएगा, आंसर देने की भी साथी कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। सवाल कर रहा है कि एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। ढाल मतलब साथी प्रवणता पूछ रहा है कि प्रवणता क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपसे प्रवणता पूछा जाएगा तो क्या इसका प्रवणता शून्य हो जाएगा, या धनात्मक होगा, या ऋणात्मक होगा, या पूर्वानुमान लगाना बिल्कुल साथी असंभव है, यानी कि अनुमान नहीं लगा सकते हैं। क्या होगा जरा आपको बताना है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि अगर साथी आपसे ढलान पूछा रहा है या फिर ढाल पूछ रहा है, इसे आप प्रवणता कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी भौतिक राशि दे रखा है उसका आपको अनुपात निकालना होगा। क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। अगर साथी उस प्रवणता या ढलान का अगर आप अनुपात निकाल देते हैं तो साथी आप कहेंगे वही उसका ढाल हो जाएगा, वही उसका साथी प्रवणता कहलाएगा या फिर ढलान कहलाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है वेग समय आलेख, यानी कि वेग समय ग्राफ दे रखा है। तो अगर आप इसको प्रवणता निकालेंगे तो प्रवणता निकालने के बाद साथी क्या आएगा? तो वेग समय से अगर निकालेंगे प्रवणता तो साथी क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे प्रवणता निकालने पर साथी वेग समय का क्या आएगा? तो वेग समय का आपका त्वरण आ जाएगा, क्योंकि प्रवणता में इसको रेशियो निकालना होता है। तो वेग बटा समय आपका त्वरण आ जाएगा, जिसे आप एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथी ये नहीं पूछ रहा है कि आपका आलेख ढलान से कौन सी भौतिक राशि आएगी। सवाल यहाँ पे थोड़ा स्टैंडर्ड है। कह रहा है कि एक समान गति दर्शाने वाली अगर वेग समय आलेख है तो उसका ढलान जो आएगा वो क्या आएगा? क्या धनात्मक आएगा, ऋणात्मक होगा, या फिर शून्य होगा? मेरे प्यारे साथी अगर एक समान गति है, एक समान वेग है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? आप लोग सर एक समान वेग में जो एक्सेलरेशन आएगा वो जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब साथी जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर साथी पॉजिटिव की बात किया जाए तो वेग बढ़ेगा, नेगेटिव की बात की जाए तो वेग घटेगा, और एक समान होगा तो साथी आपका एक्सेलरेशन शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट, मुक्त पतन उदाहरण है। साथी मुक्त पतन जो है आपका किसका उदाहरण है? क्या असमान त्वरण वाली गति का उदाहरण है, या शून्य वेग वाली गति का साथी उदाहरण है, या एक समान वेग वाली गति का, या एक समान त्वरण वाली गति का? अगर मैं मुक्त पतन की बात करता हूं साथी, जिसे आप कहते हैं स्वतंत्र रूप से किसी को गिराना। अगर आप स्वतंत्र रूप से किसी ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हैं तो साथी वहां पे जी का मान सभी पर एक समान लगता है। लेकिन बस वहां पे ध्यान रखना साथी स्वतंत्र रूप से गिरे होना चाहिए। अगर मैं बात करूं सर स्वतंत्र रूप से जैसे गिरोगे तो गिरेगा कोई ऑब्जेक्ट तो वहां पे जी का मान एक समान लगेगा, यानी कि असमान त्वरण बिल्कुल गलत है, शून्य वेग वाली गति बिल्कुल गलत है, एक समान वेग वाली गति साथी बिल्कुल गलत है, एक समान त्वरण साथी काम करेगा। जैसे एक सवाल भी होता है कि निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान वाली वस्तुओं को अगर गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन पहुंचती है? तो पृथ्वी पर सबसे पहले जो पहुंचती है साथी तीनों, तीनों एक साथ पहुंचेगी। पहले की बात ही नहीं है, तीनों एक साथ पहुंचेगी, क्योंकि जी का मान कभी भी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, एक साथ नीचे पहुंच जाएगी। वही अगर हवा की बात किया जाएगा तो जो भारी वाली होगा पहले गिरेगी, हल्की वाली बाद में गिरेगी। क्यों? क्योंकि जी का मान सब पर एक समान लग रहा है। हवा की उपस्थिति में बस हवा उसकी गति को विरोध कर रही है, बस यही अंतर होता है। याद रखना साथ यहाँ पे जी का वैल्यू क्या होगा? एक समान हो जाएगा। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। उसकी गति ऊर्जा होगी दुगनी कर दिया जाए तो साथी क्या होगा? अगर साथी किसी का वेग दुगना कर दिया जाए, बोल रहे साथी क्या यहाँ पे गतिज ऊर्जा क्या होगी? जब उसका वेग को दुगना कर दिया जाए, है ना, वेग का दुगना कर दिया जाए तो साथी उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? मेरे प्यारे साथी अगर मैं गतिज ऊर्जा की बात करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv² होता है। अगर आप वेग को दुगना कर देंगे तो क्या होगा? जैसे आप वेग को दुगना करेंगे तो साथी क्या हो जाएगा? 2v का स्क्वायर। जैसे साथी वेग दुगना होगा तो आप बोलोगे सर ये 4v² हो जाएगा, यानी कि पहले से क्या हो जाएगा? पहले से 4 गुना हो जाएगा, पहले से 4 गुना हो जाएगा। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट साथी, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जरूरी सूचना दे दूं कि साथी ऑफलाइन में एईडीओ का बैच उपलब्ध है। अगर साथी आप नया टोला केंद्र के आसपास रहते हैं या पटना में कहीं पे भी रहते हैं तो नया टोला सेंटर पर आप आ सकते हैं, जहां पर एईडीओ के लिए ऑफलाइन बैच साथी उपलब्ध हो चुकी हैं। साथ ही इस बैच में जो क्लासेस स्टार्ट होंगी 3 सितंबर से लेकर 8 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए। तो अगर आपको भी सपना है कि डायरेक्ट पदाधिकारी बने, साथ ही इसमें ग्रेजुएशन ही आप कह सकते हैं कि हायर एजुकेशन के तौर पर मांगा जा रहा है। इसके बाद कोई भी साथी इसमें अलग से कोर्सेस करने की आवश्यकता नहीं है, बस ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और डायरेक्ट आप अधिकारी
बन सकते हैं। साथ ही अगर आपकी इच्छा है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तरीके के साथ इसमें सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा एडीओ में या ऑफलाइन में कोर्सेज उपलब्ध है। नेक्स्ट, सभी मूल्य बलों में सबसे दुर्बल कौन है, सबसे कमजोर कौन है? स्थिर विद्युत बल साथी सबसे कमजोर है, चुंबकीय बल या नाभिकीय बल या गुरुत्वीय बल सबसे कमजोर क्या हो जाएगा? अगर सबसे कमजोर की बात किया जाएगा साथी तो क्या हो जाएगा, ये आपको गुरुत्वीय बल हो जाएगा जिसे आप गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग बल की बात किया जाएगा, सबसे मजबूत बल की अगर बात किया जाएगा साथी वो आपको नाभिकीय बल हो जाएगा। क्या होगा? नाभिकीय बल हो जाएगा। अरे मैं बल के बारे में थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करूं साथी, बल आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका साथी संपर्क बल होता है और एक आपका साथी असंपर्क बल होता है। संपर्क बल जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के कांटेक्ट में आकर बल आरोपित करती है उसे कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है, और बिना साथी कांटेक्ट में आए हुए बल आरोपित करती है उसे असंपर्क बल कहा जाता है। इसी बलों में से साथी निकाला गया है जो सबसे कमजोर बल है वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल कहा जाता है या आप कहते हैं। अगर मजबूत बल की बात किया जाएगा तो नाभिकीय बल सबसे मजबूत बल होता है, इस बात को साथी आप ध्यान रखना है ना। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा। बांध में संग्रहित जल युक्त है विद्युत ऊर्जा से, गतिज ऊर्जा से, स्थितिज ऊर्जा से या फिर शून्य ऊर्जा से? मेरे प्यारे साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बांध बनाकर संग्रहित किया गया जल, अगर साथी बांध बना दिए और इसमें जल को आप इकट्ठा कर दिए, जल को इकट्ठा कर दिए तो कौन सी ऊर्जा होगा? अब जरा ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा की अगर मैं बात करता हूं तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा दो प्रकार से होता है, दो प्रकार का होता है, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जब कोई वस्तु साथी गतिमान होती है और उस समय जो कार्य करने की क्षमता उसमें विद्यमान होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। और गतिज ऊर्जा वेग पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा वेग होगा उतना ज्यादा गतिज ऊर्जा बढ़ जाएंगी। अगर मैं स्थितिज ऊर्जा की बात करता हूं तो साथी जब कोई वस्तु विरामावस्था में होगा और उस समय अगर कार्य करने की क्षमता जो आ जाती है विद्यमान होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। और ये आपका हाइट पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा हाइट बढ़ेगा उतना ज्यादा साथी पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी बढ़ जाता है। तो अगर साथी बांध बनाकर पानी को इकट्ठा कर रहे हैं तो निश्चित है कि पानी स्थिर अवस्था में रहेगी। जब साथी स्थिर अवस्था में है तो आप बोलेंगे कौन सी ऊर्जा होगा? तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी ये भी ध्यान रखना कि स्थितिज ऊर्जा एक संचित ऊर्जा भी है, आप स्थितिज ऊर्जा को संग्रहित करके रख सकते हैं, आप एक जगह संचित करके रख सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल साथी क्या होता है? मैंने साथी आपको कई बार बता चुका, फिर से मैं बता रहा हूं कि गति का जो तीसरा नियम है, जो थर्ड लॉ ऑफ साथी न्यूटन है, इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि साथी ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है, बल आरोपित अगर करता है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर तो दूसरी ऑब्जेक्ट भी पहली ऑब्जेक्ट पर उतना ही बल आरोपित करती है, बस दिशा विपरीत होती है। साथ ही न्यूटन का तृतीय गति नियम में जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर आरोपित कर रही है इसका मतलब है यहाँ पे वस्तु भी अलग अलग होती है, बल का मान समान होता है, दिशा साथ ही विपरीत होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो बोलेंगे सर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो तीसरे नियम में समान दिशा में बल लगता है, बिल्कुल गलत है। विपरीत दिशा में बल लगता है, बिल्कुल सही है, लेकिन एक ही वस्तु पर नहीं लगता है, अलग अलग वस्तुओं पर लगता है। समान दिशा में बिल्कुल गलत है साथी, विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर साथी लागू होता है। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। इसी तरह से साथी न्यूटन का प्रथम गति नियम भी होता है जिसमें साथ ही बल की परिभाषा प्राप्त होता है, दूसरे नियम में आपको बल का व्यंजक प्राप्त होता है, इस बात को ध्यान रखना। साथ ही अगर सेशन पसंद आ रही हो तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट में करिएगा कि सेशन आपको कैसा लग रहा है और साथ ही आप आंसर बताने की कोशिश करिएगा सारे प्रश्नों का, है ना। अरे बात करते साथी नेक्स्ट सवाल का, अगर जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगा? साथी कुल ऊर्जा क्या होगा? जैसे समझो साथी, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, तो साथी जब नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे तो हाइट बढ़ेगा। जब साथी हाइट इसका बढ़ता है तो आप साथी कहोगे अगर इसका हाइट बढ़ रहा है साथी आप क्या कहेंगे, हाइट बढ़ने पर इसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी घटेगा। जब ऊपर से नीचे लाएंगे तो हाइट कमेगा, वेग बढ़ेगा, तो ऊपर से नीचे लाते समय गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है और साथ ही पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू घट जाता है, क्योंकि हाइट और वेग पर डिपेंड करता है दोनों। लेकिन साथ ही जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर ले जाइए या ऊपर से नीचे की ओर ले जाइए, दोनों स्थिति में जो कुल ऊर्जा है जिसे आप यांत्रिकी ऊर्जा कहते हैं, ये आंतरिक ऊर्जा साथी हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो साथ ही हमेशा कांस्टेंट होता है, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, नियत रहता है। और इसी यांत्रिक ऊर्जा को हम कुल ऊर्जा कहते हैं। तो कुल ऊर्जा हमेशा क्या होता है, निश्चित होगा, स्थिर होगा, इस बात को आप ध्यान रखना। साथ ही कुल ऊर्जा हमेशा नियत होता है। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इकाई सतह क्षेत्र पर लंबवत लगने वाला बल को साथी क्या किससे परिभाषित किया जाता है? क्या तनाव सतह तनाव कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं, दाब कहते हैं, श्यानता कहते हैं? जरा कमेंट करना साथी इसका आंसर क्या होगा। सतह तनाव जिसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव का मतलब होता है साथी कम से कम क्षेत्रफल को अधिकृत करना, उसे सतह तनाव या पृष्ठ तनाव कहा जाता है। बल आघूर्ण की अगर बात करें साथी तो बल गुने
दूरी होता है। बल गुने दूरी को साथ ही वर्ग अघुन कहा जाता है। अगर मैं दाब की बात करता हूं तो प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपन में एरिया, ये साथी आपका दाब हो गया। श्यानता का मतलब क्या होता है, गढ़ापन से रिलेट किया जाता है। जो जितना गढ़ा है उसका श्यानता उतना ज्यादा होगा, जो जितना साथी कम गढ़ा है उसका श्यानता उतना कम होता है। तो आप बोलोगे सर श्यानता तो है ही नहीं, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब साथी दाब हो जाएगा, क्योंकि इकाई सतह के क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला जो बल है उसे साथी प्रतिबल कहा जाता है, या फिर दाब भी कह सकते हो। बोथ आर इक्वल, दोनों आपका सेम है ना, तो आप कह सकते हो इसका दाब आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथी ऊर्जा संग्रहण करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, यानी कि ऊर्जा को एक जगह संग्रहित करने के लिए, संचित करने के लिए किस किस उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही ऊर्जा को संग्रहित आप अलग तरीका से करते हैं। जैसे अगर आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद साथ ही आपके अंदर क्या सा ऊर्जा संग्रहित होता है, रासायनिक ऊर्जा। बैटरी में भी रासायनिक ऊर्जा होता है। साथ ही अलग अलग यंत्र के माध्यम से आप ऊर्जा को संग्रहित कर सकते हैं। उसी में से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है जिससे हम संग्रहित कर सकते हैं। तो अगर मैं संपीड़ित वायु की बात करें साथ ही, वायु से आप गतिज ऊर्जा को संग्रहित कर सकते हैं, गतिज ऊर्जा को संग्रहित कर सकते हैं। बैटरी के साथ ही रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित कर सकते हैं। क्या रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित कर सकते हैं। स्प्रिंग से अगर बात करें, स्प्रिंग को साथ ही दबाएंगे तो इसमें स्थिर ऊर्जा संग्रहित हो जाएगा। साथ ही इसमें विद्युतीय ऊर्जा संधारित्र साथ ही विद्युतीय ऊर्जा को संग्रहित करेगा। जो आपका विद्युतीय ऊर्जा है इसको संग्रहित कौन करेगा, आपका संधारित्र। संधारित्र मतलब कैपेसिटर, जो आवेशों को साथ ही संग्रह करके रखता है, यानी कि विद्युतीय ऊर्जा को संग्रह करके जो रखता है उसे संधारित्र कहते हैं। यानी कि जितने भी यहाँ पे उपकरण दिख रहा है सभी साथी ऊर्जा को संग्रहित करने वाला ही यंत्र है। यानी बोलेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब 1 2 3 4 है। सभी के द्वारा हम ऊर्जा को संग्रहण कर सकते हैं, सभी के द्वारा हम ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना। साथ ही डी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब गर्म जल के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन साथी क्या कहलाते हैं। साथी ईवीएस का सवाल है, अब याद रखना भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। जब किसी जल को आप गर्म करेंगे जो ताप निकलता है साथ ही उसे हम भूतापीय जल कहते हैं। इस बात को साथ ही आप ध्यान रखना, तो आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ने से पहले साथी मैं बता दूं कि हमारे पास टारगेट बैच भी उपलब्ध है एईडीओ के लिए। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी अगर आप साथी बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है, डायरेक्ट आप पदाधिकारी बनेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन करे हैं और आपके मन में है कि हम पदाधिकारी बने, अधिकारी बने, साथ ही आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा। साथ ही साथ अच्छे कोर्स है, इस कोर्स में जरूर इनरोल होइएगा, जहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन का कोर्स है, ऑफलाइन में आने में अगर आप असमर्थ है, आप नहीं आ सकते हैं, तो आप घर बैठे भी हमारे साथ इस टारगेट बैच में जोड़कर एईडीओ की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ये कोर्स ऑनलाइन में 3 सितंबर 2025 से स्टार्ट होने वाली। इसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लासेस, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू टेस्ट, सारे चीज साथ आपको मिलेगा और साथ ही साथ आपको 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। मात्र 999 रुपए में एक कोर्स हमारे एप्लीकेशन द ऑफिसर अकेडमी पर उपलब्ध है। इस बात को ध्यान रखना है। खैर, आइए टॉपिक पर। कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से साथ ही एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन साथी क्या है। घर्षण का नियम, भाई न्यूटन का घर्षण का नियम थोड़े न है। घर्षण का नियम कहने का मतलब है कि गति अगर आगे वाहन चल रही है, व्यक्ति चल रही है, तो उसका विरोध करेगा, है ना। ये बिल्कुल गलत है। प्रथम नियम, हाँ बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि साथ ही आप ऊपर स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको यही मालूम चल रहा है कि बल की परिभाषा के बारे में बोला जा रहा है। और बल की परिभाषा जो है साथी किससे मिलता है, न्यूटन का प्रथम गति नियम से मिलता है। तो न्यूटन का जो आपको प्रथम गति नियम है वो बल का परिभाषा देता है, यही बात आपका बल का परिभाषा दे रहा है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब साथी ये होगा। तो अगर मैं द्वितीय नियम की बात करता हूं तो इसे F बराबर a में प्राप्त होता है, और तृतीय नियम के बारे में मैंने अभी आपको बता ही चुका हूं, तो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोद में शामिल होता है। निम्न में से कौन सा जो नियम है जो रॉकेट प्रणोद में शामिल होता है। रॉकेट को उड़ाने में साथ एक नियम काम करता है और न्यूटन का तृतीय गति नियम है, या संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। इस बात को आप ध्यान रखना। कभी कभी बर्नौली का सिद्धांत किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना साथी। तो न्यूटन के तृतीय गति नियम इसका बिल्कुल साथी सटीक आंसर होगा, या अगर संवेग संरक्षण का सिद्धांत होगा तो वे भी आपका सही होगा। नेक्स्ट, विद्युत मोटर साथी क्या होता है। अगर मैं विद्युत मोटर की बात करता हूं साथी, ये कार्य कैसे करता है। ये कार्य करता है कि जैसे आप विद्युत धारा देंगे, यानी कि जैसे आप विद्युत ऊर्जा देंगे, इस विद्युत ऊर्जा को साथी क्या करेगा, जैसी विद्युत ऊर्जा देंगे वो घूमना शुरू कर देगा, यानी कि यही विद्युत ऊर्जा किसे बदल जाएगा, यांत्रिकी ऊर्जा में बदल जाएगा। तो विद्युत ऊर्जा को साथी क्या होगा, यांत्रिकी ऊर्जा में बदलने के लिए कौन काम करता है, आपका विद्युत मोटर काम करता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना ये विद्युत मोटर के साथी कार्य है। इस बात को देखना, यांत्रिक को विद्युत में बदलना किसका काम है, जनरेटर का, डायनेमो का काम होता है, याद रखिएगा। सड़क पर चल रहे कार की
पहिया के बारे में कौन सा विकल्प सही है? तो सड़क पर अगर एक कार की पहिया चल रही है तो याद रखना साथी, उसमें स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि पहिया चल रही है तो घर्षण बल लगेगा। घर्षण बल में स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद साथी सर्पी घर्षण बल का आता है, और उसके बाद साथी सबसे कम जो आता है आपका लोटनी घर्षण बल का आता है। क्या आता है? लोटनी घर्षण बल का आता है। साथ ही इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब इन दोनों गतिकी घर्षण बल में आता है, दोनों क्या आता है? गतिकी घर्षण बल में आता है। तो लोटनिक पहले तो हो ही नहीं सकता है, हाँ स्थैतिक होगा। काइनेटिक भाई काइनेटिक आ ही नहीं सकता है। स्थैतिक, लोटनिक और गतिक साथी नहीं, लोटनिक सबसे लास्ट में होना चाहिए साथी, लोटनिक सबसे लास्ट में लेकिन दिया नहीं है। तो साथी आप इसमें देखोगे कि इस कंडीशन में आप इसको साथी इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में तो बिल्कुल आप साथी आप पता ही नहीं चल रहा है कि गतिज मैंने क्या लिखना चाहते हैं। गतिज मैंने साथी क्या होता है आपको साथी सर्पी घर्षण बल और लोटनिक दोनों आता है, कहता है दोनों आता है। साथी अगर मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे साथी हमें सर्पी लिखना होगा, यहाँ पे साथी हमको सर्पी लिखना होगा कि सर्पी का घर्षण बल क्या होता है थोड़ा ज्यादा होता है, और यहाँ पे साथी हमें लोटनिक लिखना होगा। क्या होगा? लोटनिक लिखना होगा साथी, क्या होगा? लोटनिक लिखना होगा, लोटनिक हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे साथी बदलता हूँ तो यहाँ पे साथी यहाँ पे बदल सकता है ना, इसको छोड़ दो साथी, मैं इसको बदल देता हूँ, आपको बी को बदल देता हूँ। ये आपका जो काइनेटिक लिखा हुआ, काइनेटिक का मतलब साथी उस सर्पी लिखना चाह रहा होगा, स्लाइडिंग जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? स्लाइडिंग कहते हैं। अब इसे सर्पी सुधार दो ना, सर्पी घर्षण बल, जैसे स्थैतिक, सर्पी और लोटनिक हो गया। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो साथी ये आपका बिल्कुल सही जवाब बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े हैं, एक ठोस ब्लॉक में साथी धंस जाती है, तो इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित होगी? तो जैसे आपने गोली छोड़ा तो बुलेट जाकर साथी किसमें धंस गया, तो जैसे धंसा साथी क्या होगा? तो जैसे धंसागा तो वहां पे क्या मतलब उसका संरक्षित रहेगा? तो साथी गतिज ऊर्जा तो संरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि पहले क्या था? गति में था, फिर गति उसका कम गया धंसने के बाद, तो गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगा। तो याद रखना गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगा, तो क्या संरक्षित रहे? केवल और केवल संवेग। क्योंकि आपने देखा साथी टक्कर के पहले और टक्कर के बाद, यानी किसी ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है तो उसे टकराने के पहले या टकराने के बाद तक जो संरक्षित रहती है वो साथी संवेग होता है, जिसे आप संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ये साथी आज का 15 सवाल था। 15 में से कितना बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से मैं साथी आपके साथ मिलते रहूंगा। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक सेशन को देखने के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।